नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्णेश, कहा मुझे भी सुना जाए। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल की सजा बरकरार रखी थी। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में केवीएट दाखिल किया। उन्होंने कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में राहुल के पक्ष के साथ साथ उनका पक्ष भी सुनने की अपील की। पूर्णेश का कहना है कि अगर राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो कोर्ट को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। बिना किसी का पक्ष सुने कोई भी आदेश जारी न किया जाए। हालांकि अभी तक राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, लेकिन वे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मानहानि केस में 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके अगले दिन 24 मार्च को राहुल की सांसदी चली गई थी। 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट मानहानि केस में राहुल की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर चुकी है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग है। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल टीएमसी की पंचायत चुनाव में प्रचंड जीत, दूसरे स्थान पर रही बीजेपी। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की है। इस चुनाव में टीएमसी को 3,317 ग्राम पंचायतों में से कुल 2,552 ग्राम पंचायतों में जीत मिली। 232 पंचायत समिति और 20 में से 12 जिला परिषद सीटों पर भी टीएमसी को जीत हासिल हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। बीजेपी को कुल 212 ग्राम पंचायत और 7 पंचायत समिति में जीत मिली है। हालांकि जिला परिषद में बीजेपी का खाता नहीं खुल सका। अभी भी कई सीटों पर चुनाव परिणाम का इंतजार है। दोस्तों, पंचायत चुनाव में अपने शानदार प्रदर्शन को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा। उन्होंने लिखा कि पंचायत चुनाव में टीएमसी का बोलबाला रहा है। हम इस जीत के लिए जनता का शुक्रिया अदा करते हैं। हम इस प्यार और समर्थन के लिए भी शुक्रगुजार हैं। इस चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि राज्य की जनता के दिलों में सिर्फ टीएमसी ही बसती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी से मिले मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव अल इस्सा, धर्मों के बीच सद्भाव बढ़ाने और शांति कायम रखने पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों ने धर्मों के बीच सद्भाव बढ़ाने और शांति कायम करने को लेकर चर्चा की। मीटिंग में देश की विविधता को लेकर भी बातचीत हुई। पीएमओ ने ट्वीट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। अल इस्सा सऊदी अरब के न्याय मंत्री भी रह चुके हैं। अब्दुल करीम अल इस्सा 5 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं। वे 10 जुलाई को भारत पहुंचे थे। दोस्तों, मंगलवार को उन्होंने खुसरो फाउंडेशन और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में भारत के एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। टमाटर सस्ता करने के लिए केंद्र की कोशिश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से खरीदें, दूसरे राज्यों में कम कीमत पर बेचा जाएगा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश भर में टमाटर की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए प्लान तैयार किया है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन एनसीसीएफ से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने और उन क्षेत्रों में वितरित करने के लिए कहा है जहां टमाटर की कीमतें लगातार बढ़ रही है। देश में ज्यादातर जगहों पर टमाटर की कीमतें 100 रुपए के पार पहुंच गई है। सरकार ने कहा है कि जिन सेंटर्स पर टमाटर का यह ताजा स्टॉक जारी किया जाएगा, उनकी पहचान पिछले 1 महीने में रिटेल प्राइस में बढ़त के आधार पर की गई है। इस प्रोसेस में खपत को भी ध्यान में रखा गया है, यानी कि जहां खपत ज्यादा है वहां इसकी सप्लाई भी ज्यादा की जाएगी। दरअसल दोस्तों, सरकार ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में कंज्यूमर्स के लिए फ्रेश स्टॉक शुक्रवार यानी कि 14 जुलाई से उपलब्ध कराया जाएगा, यानी वो शुक्रवार से कम दाम पर टमाटर खरीद सकेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विपक्षी दलों की बैठक में 17 और 18 जुलाई को सोनिया गांधी भी रहेगी मौजूद। आम आदमी पार्टी पर सस्पेंस, अगस्त में भी है ये प्लान। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ साझा रणनीति बनाने के लिए 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में 24 पार्टियां शामिल हो सकती है। पटना में हुई विपक्षी दलों की पहली बैठक में 15 पार्टियों के प्रमुख नेता शामिल हुए थे। दरअसल दोस्तों, बेंगलुरु में हो रही बैठक की जिम्मेवारी कांग्रेस के पास है। ऐसे में उसने अपने सभी सहयोगी छोटे दलों को न्योता भेजा है। 23 जून को पटना में हुई विपक्ष की पहली महाबैठक में बड़े दलों को ही आमंत्रित किया गया था। इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, सीपीएम,
सीपीआई, CPIML और नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित PDP भी शामिल हुए थे। दोस्तों आमंत्रित दलों में RLD नेता जयंत चौधरी नहीं पहुंचे थे। अब दोस्तों बेंगलुरु की बैठक में कांग्रेस ने इन सभी दलों के साथ ही केरल की छोटी पार्टियों जैसे कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस, मणि, RSP, तमिलनाडु की छोटी पार्टियां जैसे कि DMK, KDMK, VCK और बंगाल की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक को भी आमंत्रित किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा, यमुना में बाढ़ पर CM केजरीवाल की अमित शाह को चिट्ठी, याद दिलाया G20। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी में 1978 के बाद पहली बार 45 साल में यमुना नदी में रिकॉर्ड तोड़ जलस्तर पहुंच चुका है। दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, वहीं रिहायशी इलाकों में भी पानी भर चुका है और सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। शहर के तमाम बाजार भी पानी से लबालब हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना के लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है और राजधानी में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन का हवाला भी दिया। अपनी चिट्ठी में CM केजरीवाल ने लिखा कि आज दोपहर 1 बजे दिल्ली में यमुना का स्तर 207.55 मीटर पहुंच गया। ये खतरे के निशान से बहुत ऊपर है। इससे पहले यमुना का अभी तक अधिकतम स्तर वर्ष 1978 में पहुंचा था, जो कि 207.49 मीटर था। उस वक्त दिल्ली में बाढ़ आ गई थी और काफी गंभीर स्थिति हो गई थी। 207.55 मीटर के स्तर पर अब यमुना में कभी भी बाढ़ आ सकती है। उन्होंने लिखा कि अभी आए सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक आज रात को यमुना का स्तर 207.72 मीटर पहुंच जाएगा, जो कि बहुत चिंता की बात है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से बारिश नहीं हुई है। दिल्ली में यमुना में पानी का स्तर दिल्ली की बारिश की वजह से नहीं बढ़ रहा, बल्कि हरियाणा में स्थित हथिनीकुंड बैराज से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से लगातार बढ़ रहा है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि संभव हो तो हथिनीकुंड बैराज से पानी को एक सीमित गति से ही छोड़ा जाए, ताकि दिल्ली में यमुना का स्तर ना बढ़े। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान को सऊदी अरब से मिला $2 अरब का कर्जा, 11 महीने बाद फैसला, IMF से डील पर भी आज लगेगी मोहर। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब ने 11 महीने चली बातचीत के बाद आखिरकार पाकिस्तान को $2 अरब का नया कर्जा दे दिया है। मंगलवार को इसका ऐलान फाइनेंस मिनिस्टर इशहाक डार ने किया। डार ने इसके लिए सऊदी सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। दूसरी तरफ बुधवार का दिन पाकिस्तान के लिए अहम है। दोस्तों बुधवार को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF पाकिस्तान को दिए जाने वाले $3 अरब के लोन पर मोहर लगाएगा। इसके बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। इशहाक डार ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी हो रही है। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खजाने में $2 अरब डिपॉजिट करा दिए हैं। हमारी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इसके लिए काफी मेहनत की थी। हमारे दोस्त पाकिस्तान की मदद के लिए साथ खड़े हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST पर बिफरे अशनीर ग्रोवर, कहा इस उद्योग का हिस्सा बनना अच्छा था जिसकी अब हत्या हो चुकी है। जी हां दोस्तों, उद्योग जगत और कारोबार को प्रभावित करने वाले GST काउंसिल की बैठक मंगलवार को हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में एक सबसे बड़ा फैसला ऑनलाइन गेमिंग को लेकर लिया गया है। अब इस इंडस्ट्री पर 28% का GST लगाया गया है। इससे फैसले के बाद ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की है। नजारा, गेम क्राफ्ट, ज़ूपी और विंजो जैसे गेमिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि GST काउंसिल का यह फैसला असंवैधानिक और तर्कहीन है। इसी बीच हाल ही में गेमिंग ऑनलाइन की दुनिया में उतरे भारत पे के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने भी सरकार के फैसले पर खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने ट्विटर पर अपनी बात रखी। अशनीर ने क्रिक पे नाम से ऑनलाइन गेमिंग स्टार्ट ही की थी। उन्होंने ट्वीट किया कि RPI भारत में रियल मनी गेमिंग उद्योग, अगर सरकार सोच रही है कि 72 पोर्ट एंट्री 28% सकल GST पर खेलने के लिए लोग ₹100 लगाएंगे, तो यदि वे 54 जीतते हैं तो उन्हें उस पर 30% TDS का भुगतान करना होगा, जिसके लिए उन्हें पहले मानसून में अपने लिविंग रूम में मुफ्त स्विमिंग पूल मिलेगा। ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि फैंटेसी गेमिंग उद्योग का हिस्सा बनना अच्छा था जिसकी अब हत्या हो चुकी है। इस मानसून में $10 अरब बर्बाद हो गए। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि स्टार्टअप संस्थापकों के लिए राजनीति में प्रवेश करने और प्रतिनिधित्व करने का समय आ गया है, या फिर यह एक के बाद एक उद्योग का भविष्य होने जा रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, माल एवं सेवा कर यानी कि GST परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कैसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली कुल राशि पर 28% की दर से कर लगाने का मंगलवार को फैसला किया। सिनेमाघरों में बिकने वाले खाने पीने के सामान पर कर की दर घटाने के साथ उपकर के लिए SUV की परिभाषा को भी अब बदल दिया गया है। GST परिषद ने कैंसर के इलाज वाली दवा डिनूट्रुक्सीमैब और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली औषधि को
जीएसटी दायरे से बाहर रखने का भी इस बैठक में फैसला लिया। इसके साथ ही निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी जीएसटी से छूट देने का निर्णय किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस कर रही विप्रो अगले 3 सालों में एआई में 8,230 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी। जी हां दोस्तों, भारत की दिग्गज आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी विप्रो लिमिटेड ने बुधवार को कहा है कि उसने अगले 3 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में $1 बिलियन यानी कि करीब 8,230 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है। कंपनी ने इस बात की जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग में दी है। कंपनी ने कहा है कि इस इन्वेस्टमेंट से हम एआई, बिग डेटा और एनालिटिक्स सॉल्यूशन के एक्सपेंशन के साथ साथ नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्लेटफॉर्म के विकास पर फोकस करेंगे। विप्रो ने अपने एआई फर्स्ट इनोवेशन इकोसिस्टम विप्रो एआई 360 को भी लॉन्च किया। इसके साथ ही कंपनी ने कहा है कि वह अगले 12 महीनों में अपने लगभग 2,50,000 कर्मचारियों को एआई पर ट्रेनिंग देगी। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया भर की कंपनियों, बैंकों से लेकर बड़ी टेक कंपनियों ने भी चैट जीपीटी जैसे आने के बाद एआई में निवेश दुगना कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट सपोर्टेड ओपन एआई द्वारा एक जनरेटिव एआई चैटबॉक्स ने 2022 के आखिर में दुनिया भर में तूफान ला दिया था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। डेल्टा कॉर्प के शेयर में 22% की गिरावट। बीते दिन ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार ने टैक्स 28% किया था। सेंसेक्स 223 अंक गिरकर हुआ बंद। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में बुधवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 223 अंक गिरकर 65,393 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 55 अंकों की गिरावट रही। यह 19,384 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और सिर्फ 7 में तेजी रही। वहीं दोस्तों बीते दिन जीएसटी काउंसिल के ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टेस्ट लगाने के फैसले के बाद आज गेमिंग कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। डेल्टा कॉर्प के शेयर में 22% से ज्यादा की गिरावट रही। यह 56 रुपए से ज्यादा गिरकर 190 रुपए पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर में भी करीब 4% की गिरावट देखने को मिली। इसका मूल्य 23 रुपए से ज्यादा गिरकर 683 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप लूजर और टॉप गेनर्स की बात की जाए तो दोस्तों आज के मार्केट में टॉप गेनर्स में आइसर मोटर, सन फार्मा और टाटा कंज्यूमर रहे, जबकि टॉप लूजर्स में यूपीएल, बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जून महीने में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी के चलते खुदरा महंगाई दर में उछाल। 4.81% रहा सीपीआई इन्फ्लेशन। जी हां दोस्तों, 4 महीने तक लगातार घटने के बाद महंगाई दर के आंकड़ों ने फिर से यू टर्न ले लिया है। जून 2023 में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी से उछाल के चलते खुदरा महंगाई दर में फिर से इजाफा देखने को मिला है। जून महीने में खुदरा महंगाई दर 4.81% रही है, जबकि मई 2023 में खुदरा महंगाई दर 4.31% रही थी। वहीं दोस्तों सांख्यिकी मंत्रालय ने जो आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जून में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 4.49% पर जा पहुंची, जो कि मई 2023 में 2.96% रही थी। जून 2022 में खाद्य महंगाई दर 7.75% रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, साउथ दिल्ली के 3 BHK घर में शिफ्ट होंगे राहुल गांधी। सांसदी जाने के बाद अप्रैल में सरकारी बंगला छोड़ा, सोनिया के साथ रह रहे थे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही साउथ दिल्ली में निजामुद्दीन ईस्ट के घर में शिफ्ट होने वाले हैं। वे 3 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन वाले घर में रहेंगे। सांसद रहने तक वे 19 साल तक तुगलक लेन इलाके में सरकारी बंगले में रहे। सांसदी जाने के बाद वे सोनिया गांधी के 10 जनपद वाले बंगले में शिफ्ट हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस घर में राहुल गांधी शिफ्ट होने वाले हैं वह दिल्ली की पूर्व सीएम और दिवंगत कांग्रेस नेता शीला दीक्षित का है। राहुल गांधी का नया घर 1500 स्क्वायर फीट का है। इस घर से हुमायूं का मकबरा दिखाई देता है और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी थोड़ी ही दूरी पर है। दिसंबर में जब राहुल गांधी दिल्ली आए थे तो वे इस दरगाह भी गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल जल्द ही अपने नए आशियाने में शिफ्ट होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों में भारी बारिश। 4 दिन में 100 मौतें। दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल 207.55 पहुंचा, 45 साल का रिकॉर्ड टूटा। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा में लगातार बारिश हो रही है। खराब मौसम के चलते बीते 4 दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 8 जुलाई से अब तक हिमाचल प्रदेश में 36, यूपी में 34, जम्मू कश्मीर में 15, उत्तराखंड में 9, दिल्ली में 5 और राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा में 1-1 की मौत हुई है। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 10,000 टूरिस्ट जगह जगह फंसे हैं। चंद्रताल में 3 फीट बर्फ जम गई। 6 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगाए गए हैं। कुल्लू में व्यास नदी के बहाव में आधा सेज बाजार ही बह
बह गया। उत्तराखंड में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे कई जगहों पर बंद है। यहां 3 से 5,000 लोग फंसे हुए हैं। वहीं दोस्तों दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर दोपहर 1 बजे तक 207.55 मीटर पहुंच गया। 1978 में यमुना का हाईएस्ट वाटर लेवल 207.49 मीटर पहुंचा था। इस बार 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले 24 घंटे में कैसा रहेगा मौसम का हाल, तो दोस्तों अगले 24 घंटे में तेज बारिश की संभावनाएं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में जीएसटी नेटवर्क, सिंघवी बोले यह आतंक फैलाने का नया औजार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में शामिल कर लिया है। इससे टैक्स चोरी और बिल में हेराफेरी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। इसके साथ ही जीएसटीएन उन संस्थाओं में से एक बन गया है जिन्हें पीएमएलए एक्ट के तहत परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एफआईयू के साथ जानकारी शेयर करना अनिवार्य है। ऐसे में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विपक्ष के कई दल सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार के इस फैसले की तुलना आतंकवाद से की है। एनडीटीवी से बातचीत में सिंघवी ने कहा कि पीएमएलए में जीएसटी लगाकर सरकार छोटे बिजनेसमैन को नियंत्रित करना चाहती है। सरकार ईडी का कितना दुरुपयोग करती है ये तो सब जानते हैं। यह टैक्स आतंकवाद सरीखा है। कई लोगों को जीएसटी से कोई मतलब नहीं है। अब ईडी इसको लेकर जांच कर सकती है। सिंघवी ने आगे कहा कि आम चुनाव नजदीक है, उसमें आतंक फैलाने के लिए एक नया औजार खोजा गया है। यह सरकार लोगों को डरा धमका कर रखना चाहती है। पीएमएलए द्वारा अब जीएसटी निकाली जाएगी। हम जानना चाहते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आखिर छिपा कर क्यों रखा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र, अगले साल होने वाले चुनावों को लेकर अब सीएम शिंदे ने भी कस ली है कमर, लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत पर सबकी नजरें हैं। बीते दिनों महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ कि सभी चौंक गए। अजित पवार ने बगावत कर दी और शरद पवार की एनसीपी टूट गई। इतना ही नहीं, वो कुल 9 बागी विधायकों के साथ महाराष्ट्र की सरकार में भी शामिल हो गए। अजित पवार की सरकार में शामिल होने के बाद से ही यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या सीएम एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी और खुद सीएम शिंदे भी कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। इसी बीच अब सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों गुरुवार से वो राज्य भर के दौरे पर निकलेंगे। शिवसेना के एक प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी है। सीएम का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब एनसीपी गुट के विधायक सरकार का हिस्सा हैं और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार होना है। एनसीपी के विधायक जो सरकार में शामिल हुए हैं उन्हें विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं किया गया है। कैबिनेट विस्तार की पहल तेज हो चुकी है। 2 जुलाई को अजित पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बने थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत वेस्ट इंडीज के बीच में पहला टेस्ट मैच हुआ शुरू। विंडीज पर लगातार 9वीं सीरीज जीत का मौका, यशस्वी ओपनर नंबर 3 पर खेलेंगे गिल। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 में अपने अभियान का आगाज कर चुकी है। 2 टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला शाम 7:30 बजे से बुधवार को शुरू हो गया। मैच डोमिनिका के विंडसर पार्क मैदान पर है दोस्तों, जिसका टॉस शाम 7 बजे हुआ। इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं। दोनों टीमें 4 साल बाद टेस्ट में एक दूसरे का सामना कर रही है। आखिरी बार दोनों टीमें साल 2019 में आमने सामने हुई थी। कैरेबियाई टीम पिछले 21 साल से भारतीय टीम से कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाई है। टीम को भारत के खिलाफ आखिरी जीत 18 मई 2002 को किंगस्टन में मिली थी। भारतीय टीम इस सीरीज को जीतने में कामयाब हो जाती है तो यह टीम की वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 9वीं सीरीज जीत होगी। वहीं दोस्तों रोहित शर्मा ने कहा है कि यशस्वी के होने से लेफ्ट राइट का ओपनिंग कॉम्बिनेशन बनेगा। हम कई सालों से ओपनिंग में लेफ्टी बैटर के लिए तरस रहे थे। यशस्वी के रूप में हमें वो प्लेयर मिला है। इसके अलावा रोहित शर्मा ने कहा कि हम 2 स्पिनर और 3 पेसर्स के साथ खेलेंगे। पिछला टेस्ट मैच यहां 2017 में पाकिस्तान वेस्टइंडीज के बीच हुआ था। तब स्पिनर्स ने बहुत विकेट लिए थे। हम कई दिन से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो हमें आइडिया है कि थोड़ा बाउंस भी यहां रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार असेंबली, लगता ही नहीं है कि ये विधायक हैं। सदन में हंगामे को लेकर तेजस्वी यादव ने विपक्ष के आचरण पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी जमकर हंगामा कर रही है। बीजेपी के हंगामे से सदन को स्थगित करना पड़ रहा है। वहीं इसको लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि विपक्ष में जो लोग बैठे हैं उन्हें देखकर लगता ही नहीं है कि वे विधायक हैं। विधायक का जो आचरण होता है वे इनमें नहीं दिखता है। उनका काम केवल उल्टी सीधी बातें करना और कमेंट करना है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, तेजस्वी यादव का नाम जब से एक कानूनी मामले में आया है तब से उनके इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। इससे मंगलवार का सदन भी व्यर्थ हो गया था। वहीं बुधवार के सदन में भी कार्यवाही नहीं हो पाई।
तो दोस्तों यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय नागरिकों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए कौन से देश की मंजूरी लेनी पड़ती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारतीय लोग जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं तो उन्हें कौन से देश की मंजूरी लेनी पड़ती है? अगर दोस्तों आप जानते हैं सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।